नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से। बांग्लादेश का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें एक वहाँ के एमपी साहब कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन जाती है, तो बंगाल से मुसलमानों को भगाया जाएगा और वो जो भागेंगे वो बांग्लादेश आएँगे, जिससे बांग्लादेश के संसाधन पर दबाव बढ़ेगा। हालाँकि यह बात वो लोग भी इनकार कर रहे हैं, उनका कहना है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है। আমরা এমন একটা রিজিয়নে আঞ্চলিক একটা অবস্থায় পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা অলরেডি চলে এসেছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ থেকে আবার যে মুসলমানদেরকে বের করে দিয়ে আমাদের দেশে শরণার্থী হিসেবে ঢল নামানো হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই মাননীয় স্পিকার। এই কারণে আমরা এই বাংলাদেশের যারা মানুষেরা আছি আমাদেরকে একতাবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা সেই ৭১-এ ২৪-এ প্রত্যেকটা সময় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একত্রিত হতে পেরেছিলাম, তেমনি ভাবে এই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপরে বাংলাদেশের জনগণের উপরে যদি কোনো ধরনের পরাধীনতা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় সেই সময়টা তো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে মাননীয় স্পিকার। बड़ी ही हास्यास्पद बात है जिस विषय को लेकर के पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से भारत के संसाधन पर हमले किए जा रहे हैं। भारत के जो खुद यहाँ के मुसलमान समाज के लोग हैं उनके द्वारा कई जगहों पर यह कहा गया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। उनके यहाँ उनके भारत के द्वारा जारी किया गया आयुष्मान कार्ड उसका लाभ उठा रहे हैं। भारत के अंदर राशन कार्ड जो बांटा जाता है उसका लाभ उठा रहे हैं। भारत के कई अवैध तरीके से कई जगहों पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके वहाँ बसे जा रहे हैं। कई ऐसी पिछले 8-10 सालों में कई जगहों पे पूरे भारत के कई जगहों पे छोटी-छोटी ऐसी-ऐसी बस्तियाँ बसी है जो आज से 10 साल पहले कहीं था ही नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस जगह का, उस देश का जो एक एमपी है, वो ये बात कह रहा है कि भारत में जब भाजपा की सरकार आ जाएगी, बंगाल में जब भाजपा की सरकार आ जाएगी, तो वो यहाँ से मुसलमानों को भगाया जाएगा। ये उसी प्रकार का एक नैरेटिव है कि पहले से बच्चा को पता है कि वो बदमाशी कर चुका है और बदमाशी करने के बाद उसकी पिटाई लगने वाली है, तो वो पहले से ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा है कि भैया देखो अब हमको ये मेरे पापा मारने वाले, देखो भैया हमारा बड़ा भाई हमको मारने वाला है। तो ये इस तरह की कहानी है। चलिए अब आते हैं दूसरे जगह पे। दूसरे जगह पे यानी बंगाल के चुनाव की बात करते हैं। यही डर ममता बनर्जी को भी है कि कहीं बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आ जाए। अब ये डर ममता बनर्जी को क्यों है कि अगर वैसा होता है तो इनकी पूरी की पूरी सिंडिकेट समाप्त हो जाएगी, तोलाबाजी समाप्त हो जाएगा, कट मनी समाप्त हो जाएगा। इनकी जो पूरे राज्य में रंगदारी है वो समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है ममता दीदी कि ये बताइए कि आपने वहाँ की जनता के लिए किया क्या है? मैं खुद ग्राउंड पे घूम रहा था। ना अच्छी सड़क की सुविधा आपने दे पाया, ना आपने अच्छी स्वास्थ्य दे पाया, ना तो आप लोगों को रोज़गार दे पाए। रोज़गार की बात तो अगर की जाए तो वो बड़ी ही हास्यास्पद है। जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो भी बंद हो गई क्योंकि और नई फैक्ट्रियों के लिए आप विदेश जाती हैं। बहुत सारे हस्ताक्षर आप करके आते हैं, लेकिन लेकर क्या आते हैं वो आप ही को पता है। वहाँ की जनता ने तो कभी कुछ देखा नहीं। तो अंदाज़ा ये लगाइए आप वहाँ की जनता के लिए कुछ किए ही नहीं। उल्टे वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को रोज़गार देने के नाम पे उन्हें दलाल बना दिया, कट मनी उगाही करने के लिए, दलाली करने के लिए। इसके बाद आप वहाँ पर पैरेलल पुलिस भी खड़ा कर दिए हैं सिविक वॉलंटियर के नाम पे। हर चौक-चौराहा पर आपको आपको सिविक वॉलंटियर दिखाई देंगे। जो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस है, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है, वो बैठी रहती है और सड़कों पर आपके सिविक वॉलंटियर खड़े रहते हैं। पहचान के आधार पर चालान कटता है। अगर चेहरे से लगेगा वो एक समुदाय का है, तो उसका चालान कटेगा। दूसरे चेहरे से लगेगा कि वो उस समुदाय का नहीं है, तो उसका चालान नहीं कटेगा। वो बिना हेलमेट का भी जा सकता है। अब अंदाज़ा ये लगाइए, बंगाल में अराजकता का दौर कितना अधिक हो चुका है ममता दीदी। अब ममता दीदी को अगर वहाँ की जनता हटाना चाहती है, तो भैया आप भी लोकतंत्र का सम्मान करो। बंगाल भी भारत का हिस्सा है या फिर आपको लगता है कि आप वो बंगाल भारत का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर ये बात अलग है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कोर्ट का रुख किया है कि उनको लगता है कि बंगाल में जो स्थिति है, जो सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी सारे बूथों पर जा रहे हैं निगरानी रखने के लिए और इसी को लेकर के ममता बनर्जी कोर्ट का रुख करती है। तो क्या ममता बनर्जी को लगता है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो आपके इशारे पे नहीं चल रहा है?
और आपके इशारे पे चलना भी क्यों चाहिए और किसी के भी इशारे पर क्यों चलना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सेंट्रल फोर्स भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंट्रल फोर्स भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है, इसका मतलब कि आप अपने बंगाल के फोर्स को अपने इशारे पर काम करा रही थी। अगर उन पर निष्पक्ष ना होने का आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी पुलिस भी निष्पक्ष नहीं है। तो फिर आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए? मैं सभी दर्शकों को बता दूं, बंगाल में 4 प्रकार से चुनाव लड़ी जाती है, 4 प्रकार की कहानी होती है। पहला प्रकार वो जब चुनाव की घोषणा होती है, प्रचार होता है, तब एक भय का माहौल बनाया जाता है। कहीं गलती से उनके विरोधियों का झंडा उनके दरवाजे पर न लग जाए, तो अगर ऐसा होता है तो उनको डराया जाता है, उनके झंडे उतरवा दिए जाते हैं, उन्हें मारा-पीटा भी जाता है। ऐसी कई बार घटनाएँ घट चुकी हैं। तो ये हो गया चुनाव से पहले, चुनाव के प्रचार के दौरान। इस वक़्त एक लड़ाई लड़ी जाती है। दूसरी लड़ाई होती है बूथ में। जब बूथ में लोग वोट देने जाते हैं, तो टीएमसी के या वो स्थानीय सत्ता पोषित जो गुंडे हैं, वो उन्हें रोकते हैं कि आप अगर जाओगे तो आपके साथ बुरा हो जाएगा। अगर वोटिंग हो गया तो धमकी दी जाती है कि भैया देख लो ऐसा चुनाव होने दो, 4 मई बीतने दो, फिर बताएँगे। कई तरह के वीडियो इस तरह के भी वायरल हैं। उसके बाद तीसरा तरीका होता है काउंटिंग के दिन अपने एजेंटों को घुसाकर और दूसरे एजेंटों को रोककर, मतलब दूसरे दलों के एजेंटों को रोकने की कोशिश होती है और अपने एजेंट को घुसाने की कोशिश होती है, ताकि चौथे बार में जब कोई हंगामा हो तो उस वक्त भाजपा के लोग विरोध ना कर सके या दूसरे दलों के लोग विरोध ना कर सके, सिर्फ इसलिए उन्हें भगाने का प्रयास होता है। और चौथा तरीका होता है चुनाव की गिनती पूरी होने के बाद अगर कहीं 100, 200, 500, 400, 1000 का अंतर हो, तो अपने जो लोग बैठते हैं, स्थानीय कर्मचारी बैठते हैं, सरकारी कर्मचारी जो वेस्ट बंगाल सरकार के होते हैं, वो लोग अपने नेता को यानी ममता दीदी के नेताओं को जिता दें। इसके कई आरोप 2021 में भी लग चुके हैं। तो इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चारों जगह पर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है, तो मैं आपको अभी दावे के साथ बता दे रहा हूं कि आने वाले दिनों में एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चारों फ्री एंड फेयर इलेक्शन और चुनाव गिनती वोटिंग सब हो जाता है बिना किसी वाद विवाद के, जनता के फैसलों को सिर्फ सुनाया जाए, तो बिहार की स्थिति में बंगाल आ जाएगा। जिस तरह से बिहार में भाजपा की सुनामी देखने को मिली, बंगाल में भी भाजपा की सुनामी देखने को मिलेगी। कैसी लगी रिपोर्ट जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, आगे कुछ और होगा तो अपडेट देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।